श्री क्लासरूम। और आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। राइट, इस चैप्टर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन की नेचर के बारे में बात कर चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है, हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। राइट, अब आपने टाइप्स पढ़ी हैं तो दो तरह के हैं, एक है लायोफिलिक, अनदर आर लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग और मैं कहूं लिक्विड लविंग। एंड दीज आर लिक्विड हीटिंग। और यहां पे ये लिक्विड कौन सा है? दिस इज डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दो तरह के हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। तो हमें इन्हीं की प्रिपरेशन की बात करनी है कि हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर देम। राइट, अब जो लायोफिलिक हैं they have strong affinity for each other, dispersed phase and dispersion medium, they are having strong affinity for each other, means these are liquid loving solutions, colloidal solutions. So they are prepared by direct mixing. आपने इनके डिफरेंसेस पढ़े हैं। they are prepared by direct mixing. आप कोई भी एक पानी का कंटेनर लीजिए, बीकर लीजिए, उसमें 1 चम्मच स्टार्च डाल दीजिए, लायोफिलिक कोलाइड आसानी से तैयार हो जाएगा। नो नीड ऑफ एडिशन ऑफ एनी टाइप ऑफ स्टेबिलाईजर और टू कंस्ट्रेन एनी अदर कंडीशन, नो नीड एट ऑल, जस्ट डायरेक्ट मिक्सिंग, नो स्टेबिलाईजर, दे विल बी स्टेबल। तो बेसिकली जिन मेथड्स के बारे में मुझे आप लोगों से बात करनी है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। और कौन से वाले हैं वो? लायोफोबिक। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैं इसको अगर यहां पे ये लिखूं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। राइट, तो मेरे पास दो मेथड है, एक है कंडेंसेशन एंड सेकेंड इज डिस्पर्शन। अब ये दोनों ही प्रोसेस एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट हैं, इनवर्स हैं। कंडेंसेशन का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स दे विल कंडेंस, इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ये दोनों अगर तीनों जुड़ जाते हैं, दे विल बिकम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल साइज एंड दैट इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो उसके बीच में रेंज आ जाएगी, तो इट विल बी, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन मेथड। कंडेंस हो गए, स्मॉल से लार्ज मॉलिक्यूल बन गया। इसका उल्टा करें, अभी मैंने ये एरो इधर को लगाए, रिवर्स कर दूं तो बड़े पार्टिकल से हमने स्मॉल पार्टिकल्स बना दिए, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। राइट, टू डिसइंटीग्रेट लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब हम सस्पेंशन से बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट, और इधर क्या करेंगे कि अगर वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज के हैं तो उनको हम किस में शिफ्ट करेंगे? कोलाइडल के अंदर। और इसका बेस्ट एग्जांपल सल्फर। सल्फर सिंगल, जब ऐसे 8 एटम्स आपस में जुड़ेंगे, दे विल बी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल साइज, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बिकॉज S8 कौन से वाला एग्जांपल है ये? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ओके, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड। ये तो मैंने प्रोसेस बताया, कंडेंसेशन और डिस्पर्शन का मतलब क्या है। राइट, अब कंडेंसेशन आप बेसिकली 3 तरीकों से कर सकते हो, केमिकल रिएक्शंस, बाय एक्सेसिव कूलिंग और बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ये 3 मेथड है हमारे पास। या तो आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे या आप सॉल्वेंट को एक्सचेंज करेंगे। अब केमिकल रिएक्शंस में हम क्या क्या लेंगे? हमारे पास होगी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देन हाइड्रोलिसिस एंड
double decomposition. Double decomposition. These are the 4 processes which we are going to use for the preparation of colloidal sole. Now, talking about dispersion, it is also of 3 types. One is mechanical dispersion. Another is electrical dispersion. Third method is peptidization. इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन का मतलब ब्रीक आर्क मेथड, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. दिस इज ब्रीक आर्क मेथड. तो दोनों ही प्रोसेसेस को हमने 1 बाय 1 करना है. पहले हम बात करेंगे कंडेंसेशन प्रोसेसेस के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्शन के बारे में कि हाउ डिस्पर्शन टेक प्लेस. मुझे यहाँ पे सिर्फ एक फ्लो चार्ट बना के आप लोगों को ये बताना था कि हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर कौन कौन से एरिया को कवर करेंगे, राइट. तो अब मैं डिस्पर्शन को हटाने लगी. ये वाला पोर्शन मुझे खाली चाहिए इधर, क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस को मुझे लिखना है, राइट. ओके, अब देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के अंदर इस मेथड से मोस्टली इजीली हम सल्फर की सोल को तैयार करते हैं, राइट. तो ऑक्सीडेशन का मतलब इट इज आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ऐसे बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें आप हाइड्रोजन को हटाकर सल्फर की सोल को तैयार कर सकते हैं, ठीक है. देखिए हमारे पास है H2 हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ब्रोमीन, तो ये बन जाता है 2HBr प्लस सल्फर. दिस इज सोल. अब यहां से H2S से क्या बना? सल्फर माइनस 2 हाइड्रोजन, हो गई ऑक्सीडेशन. दिस इज -2 हाइड्रोजन्स और वो क्या बन गया? सल्फर. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, राइट. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर preparation of sulfur. Okay, तो removal of hydrogen. Okay, one more example. H2S plus SO2. Balance it. They will form hydrogen and oxygen combined with each other. और दोनों सल्फर आपस में जुड़ जाएंगे. देखो यहां से सल्फर हटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बन गया H2O 2 times, right, and plus S. This is सोल. अगेन सल्फर हमारे पास आ गई, तो ये बन जाती है सोल. यहां पे 2 और 1 3 सल्फर्स आ गए, राइट. नाउ देयर आर मोर एग्जांपल्स. नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन. और भी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस है जिससे आप सल्फर की सोल को तैयार कर सकते हैं. ओके, मेरे पास एक और रिएक्शन है H2S प्लस नाइट्रिक एसिड. अगर आप H2S को नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, यू विल गेट वाटर प्लस NO2 प्लस अगेन सोल ऑफ सल्फर, राइट. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 एंड 2. तो देखो हमने 3 रिएक्शंस लिखी जिससे हम सल्फर की सोल तैयार कर रहे हैं. बिकॉज द प्रोसेस इज कंडेंसेशन. तो ये जो सोल के पार्टिकल्स हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक मॉलिक्यूल की लिखी. आपको पता 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर. तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स हमारे पास आएंगी, तो उनमें से उसको डिवाइड कर दो 8 के साथ, तो कितने सारे कोलाइडल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे हमारे पास. तो इस तरीके से तैयार होगी सल्फर की सोल. तो बच्चे ये केमिकल रिएक्शंस आप लोग अपनी रफ कॉपी में साथ साथ नोट कर लिया करें, ठीक है ना. बार बार वीडियो को पॉज करना डिफिकल्ट हो जाता है, आप इनको साथ साथ नोट किया करें. सेकेंड मेथड इज रिडक्शन. अब ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो थे ये ऑक्सीडेशन के थे. देयर वाज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. देख लीजिए, सल्फर बनाने के लिए हम हाइड्रोजन हटा रहे हैं टू गेट सल्फर, राइट.
नेक्स्ट इज रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब कोई भी मेटल इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट सॉलिड फॉर्म. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इससे बेसिकली जितनी भी नोबल मेटल्स है ना, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, उनकी सोल्स तैयार करते हैं. राइट. हम सोने का पानी तैयार करते हैं, चांदी का पानी तैयार करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. तो उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट इट बी गोल्ड AuCl3, ठीक है, प्लस SnCl2. ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे वी विल गेट SnCl4 प्लस गोल्ड. ओके, अब इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं. वी विल गेट 2 3 3 3Sn 3Sn 3 4s are 12, 3 2s are 6, 2 3s are 6. ओके, अब ये बन गई गोल्ड सोल. अब इस गोल्ड सोल का कलर होता है पर्पल. राइट. इस गोल्ड सोल का कलर होता है पर्पल. और आपको पता है सोल्स का जो कलर है वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज के ऊपर. जितना स्मॉल साइज रेड होगा, रेड से पर्पल होगा, पर्पल से ब्लू होगा, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके जब हमें गोल्डन कलर में नजर आता है तो उसका पार्टिकल साइज सबसे बड़ा होता है. राइट. तो इस तरीके से जैसे हमने गोल्ड का एग्जांपल लिया उसी तरीके से आप प्लेटिनम को भी लिख सकते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर सोल विच इज हैविंग पर्पल कलर, आपके लिए 1 मार्क का क्वेश्चन, इट इज नोन एज पर्पल ऑफ कैशियस. पर्पल ऑफ कैशियस. एक नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पल ऑफ कैशियस? The purple colored gold soul prepared by the process of reduction is known as purple of cassius. Okay. सेम इसी तरीके से हम प्लेटिनम को भी तैयार कर सकते हैं. तो we are having PtCl4 plus SnCl2 और यहां से क्लोरीन रिमूव होगी. We will get SnCl4 plus platinum. Okay. इसको बैलेंस करते हैं. वी विल बैलेंस इट बाय 4 2 6 6 प्लस 4 10 4 2 8 8 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा ये 12. तो SnCl2 8 प्लस 4 12 4 4 16. It will be 2 platinum. So balance it. 4 4s are 16, 4 2s are 8, 4 2s are 8 और यहां लग जाएगा प्लेटिनम. तो ये बन गई प्लेटिनम की सोल. तो इस तरीके से नोबल मेटल्स की सोल्स को हम तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. राइट. अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की. How it is carried out? By the process of hydrolysis, what we will do, मेरे पास था FeCl3 and we carried out its hydrolysis, means we are adding water to it. Now, इधर लग जाएंगे 3 OH नेगेटिव, 3 OH नेगेटिव और इधर 3H पॉजिटिव. So we will get FeOH thrice plus 3HCl and this is sol. FeOH thrice, this is colloidal sol and it has been prepared by the process of hydrolysis, means by the addition of water. Okay. Next, double decomposition. Double decomposition का मतलब हम जो दो रिएक्टेंट्स लेंगे दोनों ही रिएक्टेंट डिकम्पोज होंगे, मींस टूटेंगे
इट इज डबल मीन्स दोनों ही ब्रेक डाउन करेंगे एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कोलाइडल सोल बनेगी। देखिए कैसे, अब आपको लग रहा होगा यहां सल्फर की सोल बनेगी, सल्फर की नहीं बनेगी, आर्सेनिक और सल्फर दोनों आपस में कंबाइन करेंगे फिर इनकी सोल बनेगी, राइट। तो देखिए ये बन जाता है AS2S3, क्योंकि आर्सेनिक के ऊपर चार्ज है 3 और सल्फर के ऊपर होता है 2, तो क्रॉस में लिखते हैं ना हम इसको, एंड प्लस H2O। दोनों में से जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आया दैट इज वाटर। और कितने वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे यहां से? 3, राइट। तो ये हो गया 3 2 6 हाइड्रोजन, यहां आ गया 3। अब देखो जरा बैलेंस्ड है सारे का सारा, यस। तो ये बन गई सोल ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को यूज करके हम अलग अलग तरह की सोल्स को बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको इसके ऊपर चार्ज की बात नहीं की, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक स्पेशल कैरेक्टर रहता है इन सोल्स का, दैट सोल्स आर चार्ज्ड, दे आर आइदर पॉजिटिवली चार्ज्ड और दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। एक सोल के अंदर 2 चार्ज नहीं होंगे। अगर आर्सेनिक सल्फाइड की मैं बात करूं तो इट इज नेगेटिव सोल, इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आता है मैं लेटर ऑन जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना वहां पे मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में। तो आपको याद रखना है कोलाइडल सोल्स आर ऑलवेज चार्ज्ड, ये चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड, राइट, दे कैरी चार्ज। नेक्स्ट, अब हमारे पास, मैं इसको हटा देती हूं, केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट है बाय एक्सेसिव कूलिंग। ओके, देखिए हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, आप कुछ भी ले लीजिए, ईथर, बेंजीन, कोई भी कोलाइडल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, इसके अंदर अगर आप वाटर को फ्रीज करते हैं, वाटर को फ्रीज करते हैं, क्योंकि ईथर की अपनी नेचर कूलिंग वाली होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जब हम उनको फ्रीज करते हैं दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म आइस। और आइस के अंदर देखो अकेला वाटर मॉलिक्यूल तो कोलाइडल पार्टिकल नहीं है, लेकिन जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करेंगे और आइस बना लेंगे, इट विल बिकम अ पार्टिकल हैविंग साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। तो कोलाइडल पार्टिकल के साइज की रेंज में आ गया तो इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस, इट विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस। और किसमें? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही ये तैयार होगा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस। तो कैसे तैयार किया? बाय एक्सेसिव कूलिंग, उसको बहुत ज्यादा ठंडा करके, राइट। तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, वाटर उसमें डिसॉल्व नहीं करेगा पूरी तरह से, इट विल नॉट मिसिबल विद दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नेचर नहीं मिलती ना। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट, और जो हमारे पास ऑर्गेनिक है दीज आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें डिस्पर्स्ड रहेगा एंड इट विल फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ आइस विच विल बी डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सॉल्वेंट एंड फॉर्म colloidal solution of ice in organic solvent. Okay, now next is, ये भी हो गया, by exchange of solvent. Okay, there are certain colloidal solutions जिनको हम डायरेक्ट सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते, राइट। एंड एज यू नो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो मैक्सिमम चीजें उसमें घुल जाती हैं। अब हमें कोलाइडल सोल तैयार करनी है। सल्फर की बात करूं तो सल्फर जो है अगर मैं इसको वाटर में ऐड करती हूं तो इट इज इनसॉल्युबल, लेकिन मुझे इसकी कोलाइडल सोल चाहिए। कैसे करें? बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो हमने क्या किया, पहले एक बीकर के अंदर थोड़ा सा लिया एल्कोहल, एल्कोहल में डाला हमने जितना भी हमें सल्फर चाहिए थी, एल्कोहल के अंदर हमने ऐड कर दी सल्फर, राइट। अब इसमें घुल जाएगी,
सल्फर डिसॉल्व्स इन, ये स्टेप 1, डिसॉल्व्स इन एल्कोहल। अब क्या करें, अब इस बीकर को हम शिफ्ट कर देंगे एक बड़े बीकर के अंदर विच इज कैरिंग वाटर। इसमें हमने सल्फर को डिसॉल्व कर लिया अल्कोहल में, अब इसको डिसॉल्व करेंगे नेक्स्ट बीकर के अंदर विच इज हैविंग वाटर इन इट, एंड व्हाट यू विल गेट, सल्फर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कंबाइन कर जाएंगे और वाटर के अंदर, क्योंकि पहले वो अल्कोहल में डिसॉल्व था और आपको पता है अल्कोहल एंड वाटर दोनों ही मिसिबल हैं, राइट? आप लोग अच्छे से जानते हैं वाटर एंड अल्कोहल एक दूसरे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, है ना, पूरे हिंदुस्तान में मिक्स होते हैं ये। तो जैसे ही आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे अल्कोहल वाटर के अंदर घुल जाएगा, तो सल्फर वो भी उसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा और क्या बनाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट? तो इट वाज द प्रोसेस ऑफ बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। डायरेक्ट पानी में नहीं घुल रहा, लेकिन हमने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला, उसमें वो घुल गया। ओके, अब इसके जो ये वाला सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको वाटर में ऐड कर दिया, अल्कोहल और वाटर तो मिक्स हो ही जाएंगे, तो सल्फर उसके अंदर एज अ कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्स हो जाता है, राइट? तो ये थे हमारे पास कंडेंसेशन मेथड्स, ठीक है? अब यहां पे सल्फर सिंगल थोड़ी ना, सिंगल सिंगल था, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जाके वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़कर दे बिकम इन द रेंज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल साइज। क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस कौन थे, ये थे कंडेंसेशन मेथड के। ओके, अब हम बात करेंगे डिस्पर्शन मेथड्स की। डिस्पर्शन का मतलब हम लार्ज पार्टिकल लेंगे और अभी हम क्या कर रहे थे, ट्रू से सेंटर में आए, अब हम दूसरी एक्सट्रीम से इधर आएंगे, सस्पेंशन से वापस। ओके, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया था, चलो मैं यहां लिख देती हूं, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मेथड का फर्स्ट जो था दैट वाज मैकेनिकल डिस्पर्शन, मैकेनिकल। सेकंड वाज इलेक्ट्रिकल एंड थर्ड वाज पेप्टाइजेशन। इनको वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। मैकेनिकल सबसे सिंपल, देखिए आप लोगों ने फ्लोर मिल देखी होगी या कईयों के घरों में भी चक्की होगी, तो उसमें क्या होता है, उसका जो लोअर पोर्शन है स्टोन होता है, इट इज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड, राइट? कोई भी मिल होगी, फ्लोर मिल है, इट इज फिक्स्ड, फिक्स्ड स्टोन। ओके, इसके ऊपर सेंटर में एक रॉड रहेगी और उसके ऊपर दूसरे वाला स्टोन होता है, ऐसे होती है ना चक्की, और इसके चक्की के साथ तो चलो वहां पे हैंडल लगा होता है, यहां बीच में सुराख होता है और सेकंड वाला स्टोन आ गया। ओके, अब घरों में जो चक्कियां होती है उसके यहां हैंडल लगा होता है हाथ से चलाने के लिए, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल से चला सकते हैं, हाथ से चला सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो इसके ऊपर से हमने मटेरियल डाला, यहीं से सेंटर से डलता है सामान इसके अंदर, हमने यहां से सस्पेंशन, जिस सब्सटेंस का आप कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं आपने उसकी सस्पेंशन तैयार की, ठीक है, यहां से डाली, और ये नीचे वाला फिक्स है लेकिन ऊपर वाला रोटेट कर रहा है, राइट? तो यहां से सस्पेंशन डाली और हमने इसका पार्टिकल साइज एडजस्ट कर दिया कि हमें कितने साइज का पार्टिकल चाहिए। तो यहां से सस्पेंशन आएगी और यहां से बाहर क्या निकलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहां से कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज के बाहर आएंगे मॉलिक्यूल्स। तो मैंने बताया था ना कि आप सस्पेंशन से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, जस्ट पार्टिकल साइज को ही हमने रिड्यूस करना है। अब मैंने एग्जांपल दिया था आपको गेहूं का, आपने यहां से गेहूं डाली और इसके बीच की विड्थ अभी ज्यादा है, उनके बीच का गैप ज्यादा है, तो गेहूं से क्या बनेगा, दलिया। ओके, उनका डिस्टेंस कम कर दो, आटा बन जाएगा, थोड़ा थोड़ा मोटा आटा होगा, उसको और बारीक कर दो, डिस्टेंस बिल्कुल कम कर दो, तो जितने ये दोनों स्टोन एक दूसरे के नजदीक होंगे उतना ही बारीक आटा निकलेगा, ठीक? तो ये तो मैं एक लेमैन की लैंग्वेज में बात कर रही हूं कि आटे को कंपेयर कर रही हूं इसके साथ कोलाइडल पार्टिकल्स बनाने के लिए, क्योंकि वो पार्टिकल साइज जो है वो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगा, तो हम इसकी बीच के डिस्टेंस को, इट इज एडजस्टेबल, इसको एडजस्ट किया जा सकता है,
ठीक है, मौका मिले तो अपने नियर बाय फ्लोर मिल की वर्किंग जरूर देख कर आइए, ठीक है, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि मैकेनिकल मेथड से, अभी मैकेनिकल मेथड लगा रहे हैं ना, मशीन से कर रहे हैं हम, बीच में ऊपर से सस्पेंशन डाली, चक्की की तरह उसको चलाया और वहां से बाहर क्या निकल आया, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इट इज कॉल्ड कोलाइडल मिल। जैसे फ्लोर मिल होती है ना चक्की, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की चक्की है, दिस इज कॉल्ड कोलाइडल मिल। तो सिंपल मेथड, सस्पेंशन बनाई, कोलाइडल मिल में डाली, डिस्टेंस को एडजस्ट किया और उसमें से क्या निकल आएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मेथड। ओके, होनी डिस्पर्शन है, यहां पे लार्ज साइज के पार्टिकल्स थे और यहां क्या हो गए, इसके कंपैरेटिवली स्मॉल, क्योंकि इसकी रेंज है 1000 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है, और इसकी रेंज क्या है 1 to 1000 नैनोमीटर, इसके बीच में आएगा। क्लियर? सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल मेथड एंड दैट इज बीक आर्क मेथड। ओके, हमने एक बड़ा बीकर लिया, उस बड़े बीकर के अंदर एक और बीकर रखा। अब ये जो बाहर की जगह है इसमें हमने डाल दी आइस, ये पत्थर नहीं है, मैं आइस बना रही हूं, दिस इज आइस। फ्रीजिंग मिक्सचर चाहिए हमें इसके बाहर। नाउ दिस इज आइस, राइट। इसके अंदर हम जिस मेटल की कोलाइडल सोल बनाना चाहते हैं, हम वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले लेंगे। एक ये इलेक्ट्रोड लिया मैंने और एक इधर, ये दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए। मान लो हम गोल्ड का ही बना रहे हैं, ठीक है, गोल्ड का बना रहे हैं, तो दिस इज गोल्ड इलेक्ट्रोड। दोनों, ये भी क्या होगा, गोल्ड इलेक्ट्रोड। सिल्वर का लेंगे तो सिल्वर लिखेंगे। ओके, अब देखिए हमने इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ जोड़ दिया, राइट। तो जैसे ही हम अब इसको किस में डिप किया हमने, वाटर के अंदर, सिंपल वाटर। अब देखो ऐसे अगर आप गोल्ड वाटर के अंदर ऐड करते हो तो क्या वो डिसॉल्व करता है, कभी नहीं करेगा। आप ट्राई करके देख लेना, कभी नहीं डिसॉल्व करेगा। लेकिन अब हम एक मेथड लगाने वाले हैं जिससे ये डिसॉल्व करेगा। जैसे ही यहां पे सर्किट कंप्लीट किया, ठीक है, ये की हमने लगाई है, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट, और दोनों मेटल सेम हैं, तो इनके बीच में एक आर्क सेटअप होगा, देयर विल बी सेटिंग ऑफ वन आर्क। इस आर्क की वजह से क्या होगा, दिस इज आर्क, इस आर्क की वजह से क्या होगा कि ये मेटल जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, इतनी ज्यादा हीट निकलेगी, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। मेल्ट होकर, मेल्ट कैसे होगी, वेपर्स में, ये वेपर्स बाहर को जाने लगे, वेपर्स बाहर को जाने लगे। लेकिन होता क्या है, बाहर फ्रीजिंग मिक्सचर है, उस वजह से ये वेपर्स वाटर के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, राइट। और अगर ये गोल्ड है तो अब हमारे पास क्या तैयार हो गई, गोल्ड सोल। कैसे पता चलेगा कि गोल्ड की सोल बन गई, या तो ये रेड कलर में हो जाएगी, अगर पार्टिकल साइज बड़ा बनेगा तो पर्पल हो जाएगी, राइट। तो गोल्ड सोल इट विल बी हैविंग रेड कलर, इन द बिगनिंग इट विल शो रेड कलर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। हमने डिस्पर्स करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंडक्ट किया, देयर विल बी अ सेटिंग ऑफ आर्क, दोनों के बीच में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, जो इस मेटल इलेक्ट्रोड्स को पिघला देगी, तो वेपर बाहर नहीं जा पाएंगे। अदरवाइज अगर ये फ्रीजिंग मिक्सचर नहीं होता तो दे वुड हैव इवेपोरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन, लेकिन फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से दे आर ट्रैप्ड इन द इनर बीकर और बन जाती है गोल्ड की सोल। कैसे पता चलता है गोल्ड की सोल बन गई, देयर विल बी चेंज इन कलर। सिंपल वाटर था लेकिन इट विल टर्न इनटू रेड, और रेड के बाद आपको पता है पर्पल कलर में जाने वाला है ये, तो बेसिकली रेड तक ही रहता है ये, राइट। तो इट वॉज द प्रोसेस ऑफ बीक आर्क मेथड। ओके, इसको हम बोलते हैं बीक आर्क मेथड, राइट। ओके,
अब नेक्स्ट हमारे पास एक ही इसका मेथड बचा, एंड दैट इज पेप्टाइजेशन. ओके, पेप्टाइजेशन का प्रोसेस आपको यह भी बताएगा चार्ज क्यों आता है. ओके, राइट. पेप्टाइजेशन कैसे होगा? देखिए, हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स हैं. ये एक बीकर, और बीकर के अंदर प्रेसिपिटेट्स किसके हैं? ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के. दीज आर प्रेसिपिटेट्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड. ओके, कैसे बना था ये? FeCl3 प्लस वाटर, और ये बन गया FeOH थ्राइस. दीज आर प्रेसिपिटेट्स. अभी मुझे इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है. ठीक, आपको पता है प्रेसिपिटेट हमेशा ऐसे नीचे सेटल हो जाते हैं, या इसके बीकर में ऐसे दिखाई देंगे आपको काफी जगह तक. मोस्टली दिस सेटल डाउन. ओके, अब हमने क्या किया, बाहर से इसके अंदर ऐड किया फेरिक क्लोराइड. फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से ही ये बना था. अब मैंने बाहर से क्या ऐड किया? अगेन फेरिक क्लोराइड. या मैं ये कहूं कि इस रिएक्शन के अंदर फेरिक क्लोराइड मैंने थोड़ा सा एक्सेस में लिया. राइट, व्हाट विल हैपन? ये वाला जो बीकर है, आप देखेंगे इसके प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व हो गए और पूरे के पूरे बीकर के अंदर फैल गए. प्रेसिपिटेट का पार्टिकल साइज इतना बड़ा था, ये तो सारे जुड़े हुए थे आपस में, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा वो इस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गए. क्योंकि हम डिस्पर्शन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये पूरे के पूरे इकट्ठे एक ही जगह पे रखे हुए थे, लेकिन अब क्या हुआ, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनके ये तो डिस्पर्स हो गए, डिस्पर्शन हो गई इनकी. ऐसा क्या हुआ यहां पे? लेट्स फाइंड आउट. जब हमारे पास प्रेसिपिटेट था, अब पेप्टाइजेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो व्हाट वी विल से, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitates into colloidal solution by the addition of suitable electrolyte. हमें बाहर से कोई भी suitable electrolyte इसके अंदर ऐड करना है, तब जाके ये किसमें कन्वर्ट होगा? कोलाइडल सॉल्यूशन में. इज नोन एज पेप्टाइजेशन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. अब देखो बीकर के अंदर ऐसा क्या हुआ, पहले मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाती हूं. ठीक है, यहां हमारे पास था फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज प्रेसिपिटेट. हमने इसके अंदर डाला FeCl3 और ये बन गया FeOH3, तो था ही था, उसके साथ कौन एड्सॉर्ब हो गया? Fe3 पॉजिटिव, और 3Cl नेगेटिव अलग हो गई, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गए. अब ये बन गई हमारे पास कोलाइडल सोल, एंड नेट चार्ज क्या दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव. तो दिस इज पॉजिटिव सोल. इसका मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला, इस इलेक्ट्रोलाइट में से आयरन क्यों इसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ? Cl नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? तो हियर द प्रोसेस ऑफ preferential adsorption, there will be preferential adsorption of suitable ion, और ये आयन कौन सा होगा? which is common to the precipitate.
प्रेसिपिटेट जिसके साथ हमें सोल बनानी है, इलेक्ट्रोलाइट में से जिस आयन ने एब्जॉर्ब होना है, इट शुड बी कॉमन। अब देखो, या तो इसके ऊपर आयरन एब्जॉर्ब हो सकता है या इसके ऊपर OH नेगेटिव एब्जॉर्ब हो सकता है। तो अगर मैं FeCl3 ले रही हूं तो इट विल फॉर्म पॉजिटिव सोल। ओके, मैंने क्या किया, FeOH थ्राइस के अंदर KOH डाल दिया, ठीक है, 3KOH। अब K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहां पे कौन एब्जॉर्ब होगा, केटाइन कौन सा है, K पॉजिटिव, यहां केटाइन है आयरन, anion OH, तो इट विल फॉर्म FeOH थ्राइस ओब्लिक OH नेगेटिव। जो यहां पे प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होगी दैट विल बी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और 3K पॉजिटिव सॉल्यूशन में चले गए। तो अब ये कौन सी सोल बन गई, नेगेटिव सोल बनी, बट कौन सी वाली बनी, नेगेटिव सोल। आप इलेक्ट्रोलाइट को चेंज करके कोलाइडल सोल के चार्ज को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इस पूरे प्रोसीजर्स के अंदर क्या हो रहा था, देखिए, मैं बीकर के अंदर की सिचुएशन लेने वाली हूं। यहां पे प्रेसिपिटेट था, ठीक, ये इतना बड़ा प्रेसिपिटेट का पीस था, सेटल हो गया होगा वाटर। ऊपर से हमने ऐड कर दिया FeCl3। अब सॉल्यूशन के अंदर कौन आ गए, Fe3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, और यहां क्या है, FeOH3। ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये मैंने जस्ट इसको नाम दिया, यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या हुआ, फिर से मैं बीकर के अंदर की ही स्टेज बना रही हूं। ये एक मॉलिक्यूल FeOH थ्राइस का, ठीक है, दिस इज FeOH थ्राइस। अब इस मॉलिक्यूल के बाहर Fe3 पॉजिटिव एब्जॉर्ब हो गए, Fe3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, राइट। तो मैं इसको Fe3 पॉजिटिव ना लिख के मैं जस्ट आपको ऐसे शो करूंगी कि ये था FeOH थ्राइस, राइट, और इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज किसका लग गया, आयरन का। सेम ऐसे ही दिस इज FeOH थ्राइस, और इसके बाहर कौन लग गया, Fe3 पॉजिटिव, ठीक, ये मॉलिक्यूल और ये वाला। तो देखो अब सेम चार्जेस आ गए ना, दोनों के ऊपर सेम चार्ज, एंड सेम चार्ज दे विल रिपेल ईच अदर। और क्या होगा, ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल था ना, ये ऐसे एब्जॉर्ब होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल दे विल बी हैविंग सेम चार्ज एंड दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग सेम चार्ज। और यही रीजन है दैट कोलाइडल particles never settle at the bottom, because they are charged particles having same charge, they cannot be brought together. इनको आप साथ में रख ही नहीं सकते क्योंकि चार्ज क्या है, सेम, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको बताती हूं। फिर यही रिएक्शन लेती हूं एक मैं, FeOH थ्राइस प्लस Fe3 पॉजिटिव आयन, और ये कहां से आया, FeCl3 से, इलेक्ट्रोलाइट से, और ये बन गया FeOH थ्राइस ओब्लिक Fe3 पॉजिटिव, राइट, इट इज पॉजिटिव सोल। तो प्रेसिपिटेट के अंदर था FeOH थ्राइस, ये था प्रेसिपिटेट, इसके बाहर आके सेटल हो गए Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। सेम ऐसा ही मॉलिक्यूल प्रेसिपिटेट के दूसरे हिस्से से भी बना, तो उसके ऊपर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, एंड दे विल, जैसे ही ये बड़ा मॉलिक्यूल था ना, उससे एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे ही और भी बनेंगे। सेम चार्ज होने की वजह से दे विल रिपेल ईच अदर, एंड ड्यू टू पेप्टाइजेशन, इस तरीके से
प्रेसिपिटेट कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है. ओके, अब नेगेटिव सोल और पॉजिटिव सोल आपने देख ली. मैं एक और एग्जांपल लेती हूं. मेरे पास प्रेसिपिटेट है सिल्वर आयोडाइड का. ओके, दीज आर प्रेसिपिटेट्स. डन. मैंने इसमें ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड. दिस इज इलेक्ट्रोलाइट. अब प्रेसिपिटेट को मुझे डिसइंटीग्रेट करना है. बताओ जरा, इसमें कौन इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा? सिल्वर, पोटेशियम. दे आर नॉट मैचिंग. आयोडाइड, आयोडाइड, दिस इज द सेम. एनाइन दोनों का सेम है. तो व्हाट विल हैपन? सिल्वर आयोडाइड विल एब्जॉर्ब आयोडाइड आयंस ऑन इट एंड फॉर्म नेगेटिव सोल. है ना? क्योंकि ये रहा सिल्वर आयोडाइड और इसमें से प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? आयोडाइड आयन की. तो इट विल अपीयर विद नेगेटिव चार्ज. मैं इसको पॉजिटिव भी बना सकती हूं. कैसे? सेम चीज, सिल्वर आयोडाइड. अब मैंने इसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट. अब कॉमन क्या है दोनों में? केटायन. तो क्या बनेगा? AgI ऑब्लिक Ag पॉजिटिव. तो ये बन गई पॉजिटिव सोल. तो मैंने आपको बताया, आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को चेंज कर दीजिए, बेसिक प्रेसिपिटेट आपका सेम. देख लो, प्रेसिपिटेट तो दोनों का सेम है. आपने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट अपनी चॉइस का यूज किया, नेगेटिव सोल भी बना ली और पॉजिटिव सोल भी बना ली. राइट? ओके. अब मुझे एक चीज आपको और बतानी है. एग्जाम्पल लेते हैं हम, आयरन का भी लेंगे और सिल्वर आयोडाइड का भी. राइट? ओके. मेरे पास है FeOH थ्राइस और इसमें हमने डाला FeCl3. क्या बनेगा? FeOH3 ऑब्लिक Fe3 पॉजिटिव और 3Cl नेगेटिव कहां चले जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है? तो देखिए होता क्या है, मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके आपको बताती हूं. बीकर के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. राइट? तो ये रहा FeOH थ्राइस और इसके बाहर प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है Fe3 पॉजिटिव आयंस की. ये बन गई सोल. लेकिन क्लोराइड आयंस भी तो हैं. ये वाली जो लेयर है अंदर वाली, जब इसने एब्जॉर्ब कर लिया, सोल बन गई. इस चीज को आप सोल बोलते हो जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर. दिस इज फर्स्ट लेयर and this is stable. This first layer is stable. और उसके बाहर कौन लग जाएंगे भाई? नेगेटिव चार्ज. और ये नेगेटिव चार्ज किसका है? Cl नेगेटिव का. ऐसे भी लिख सकते हो, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव. तो ये बनी सेकेंड लेयर एंड दिस लेयर इज अनस्टेबल. ये लेयर जो है ये अनस्टेबल होगी. तो वी गेट अ डबल लेयर सिस्टम. हमारे पास एक डबल लेयर सिस्टम आ गया. इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ये रहा FeOH थ्राइस ऑब्लिक Fe3 पॉजिटिव. FeOH थ्राइस ऑब्लिक Fe3 पॉजिटिव. ये बनाई मैंने पहली लेयर. तो इस लेयर के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, आपने राउंड नहीं बनाया, जस्ट मैंने एक लाइन दिखाई आपको. और इसके बाहर कौन लगे हैं? Cl नेगेटिव. है ना? यहां पे क्या था? Cl नेगेटिव. ब्रैकेट में दे रही हूं मैं, Cl नेगेटिव. ये नहीं सोचना इसके आगे लगा हुआ है. तो ये इसके ऊपर कौन है? Cl नेगेटिव. राइट? तो ये पूरे का पूरा क्या है? सोल. दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर. और ये डबल लेयर सिस्टम आ गया. अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल होगा, आपको पता है दो चार्जेस आ गए ना यहां पे, इनके बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल. दिस इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल. इसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल. ओके. अब एक चीज देखिए,
ये जो फर्स्ट लेयर है दिस इज फिक्स्ड, एंड ये जो सेकेंड लेयर है इट इज मूवेबल, ये मूव हो सकती है, और मूव होकर अब इसके पूरे के पूरे बाहर क्या है, लिक्विड, जिस भी सॉल्वेंट के अंदर आपने इसको डिसॉल्व किया होगा, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था FeOH थ्राइस प्लस FeCl3, तो ये बना था FeOH थ्राइस ओब्लिक Fe3 पॉजिटिव, और उसके साथ कौन लग गए थे, Cl नेगेटिव, ठीक। अब ये रही, मैं लाइन लगा देती हूं बीच में डॉटेड, दिस इज फिक्स्ड लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, एंड दिस इज मूवेबल second layer, and such type of system, this Helmholtz double layer system। दोनों लेयर्स के बीच में, जैसे मैंने यहां पे दिखाया था ना, इन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है दैट इज नोन एज, इन दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल है दैट इज जीटा potential, and this potential is responsible for various electrical properties of colloidal solutions। तो ये था process of vectorization। अब जीटा पोटेंशियल सिर्फ आयरन के ही कंपाउंड में ही नहीं होता, अगर आपके पास है सिल्वर आयोडाइड और आपने इसमें ऐड किया पोटेशियम आयोडाइड, यू विल गेट सिल्वर आयोडाइड एब्सॉर्ब्ड बाय आई नेगेटिव, ओके, और इसके सामने कौन आ जाएगा, के पॉजिटिव, तो इनके बीच में लाइन कौन सी आएगी, डॉटेड लाइन। अब ये हो गई फिक्स लेयर और ये हो गई मूवेबल, ठीक है। अच्छा, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो अंदर वाली साइड फिक्स लेयर के अंदर दिस इज नेगेटिव साइन, और ये रहा सिल्वर आयोडाइड और उसके ऊपर क्या था, आई नेगेटिव, ठीक है, ये अंदर वाली लेयर, और उसके बाहर कौन है, के पॉजिटिव। पहले हर नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है, ओके। आफ्टर सम टाइम जब डिफ्यूजन होगा तो अंदर क्योंकि सोल है नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, अब एक पॉजिटिव है एक नहीं है, बीच बीच में से कहीं दो इकट्ठे हैं, क्योंकि यहां का पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया, लिक्विड के अंदर। एक ही जगह थोड़ी ना सारे इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कोलाइडल पार्टिकल है, ये लेयर तो कोलाइडल पार्टिकल की है, कोलाइडल सोल की है, दिस इज मूवेबल, ये कभी लिक्विड में जाता है कभी इसके साथ आ जाता है, ठीक है। और इनके बीच का जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज जीटा पोटेंशियल, राइट। सिर्फ मूवेबल फेज ही लिक्विड में जाएगा वापस आएगा, जो फिक्स्ड लेयर है दैट इज इमूवेबल, वो मूव नहीं करती, राइट। तो इट वॉज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, राइट। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा ज्यादा हो जाए तो व्हाट विल हैपन, अपना ही इलेक्ट्रोलाइट उसको वापस प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर सकता है, एंड दैट प्रोसेस इट इज नोन एज कोएगुलेशन। कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, वी हैव टू यूज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेस में यूज नहीं करेंगे। कोएगुलेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर। तो आज के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के अंदर हमने दो तरह के मेथड्स डिस्कस किए, कंडेंसेशन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं बड़े साइज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, कंडेंस हो जाते हैं एंड दे कम इन द कैटेगरी ऑफ कोलाइडल सोल्स, एंड द अनदर मेथड दैट वाज डिस्पर्शन जिसमें लार्जर पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके हम बना लेते हैं फॉर द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ओके। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स, कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन। आई होप अब आपको ये सारे के सारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ओके। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस, तब तक स्टे होम, स्टे हैप्पी।